చుట్టూ ప్రతిరోజు ఎన్నో సమస్యలు పుడుతూనే ఉంటాయి, వస్తూనే ఉంటాయి, జరుగుతూనే ఉంటాయి. కొంతమంది వాటిని చూస్తూ కూడా మనకెందుకులే అని మౌనంగా ఉండిపోతారు. కొంతమంది అయ్యో అని కాసేపు దాని గురించి మాట్లాడుకొని గమ్మున ఉండిపోతారు. కానీ కొంతమంది మాత్రం ఆ సమస్య తమది కాకపోయినా సమాజం కోసం నడుం బిగించి సమాజ హితం కోసం తమకు ఎన్ని ఇబ్బందులు కలిగినా ఆ సమస్యలకు పరిష్కారం దొరికే వరకు పోరాడుతూనే ఉంటారు. అలాంటి వారిని ఒక వేదికపై తెచ్చి ప్రజల సమస్యలపై వారి గళాన్ని ప్రజలకు, పాలకులకు వినిపించే ప్రయత్నం ఇంకులాబ్ టీవీ తన రంగస్థలం కార్యక్రమంతో చేస్తుంది. ఇంకులాబ్ టీవీ రంగస్థలం కార్యక్రమానికి స్వాగతం. హైదరాబాద్ నగరంలో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా భారతదేశంలో రాజకీయ పార్టీల మరియు భారత ఎన్నికల కమిషన్ పాత్ర వీటిపై ఒక చర్చాగోష్ఠి. ఆర్క్ ఆఫ్ ఓల్డ్ సిటీ ప్రతినిధి హైదర్ అలీ గారు, ప్రముఖ సామాజిక కార్యకర్త సత్పాల్ సింగ్ ఖాల్సా గారు మనతో ఈ కార్యక్రమంలో पालगొంటున్నారు. सत श्री अकाल भाजी, अस्सलाम वालेकुम हैदर अली भाई। आज का हमारा मुद्दा है इंडियन पॉलिटिक्स, द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। इस मुद्दे पे आप सबको मालूम है आज माहौल ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन चल रहा जीएचएमसी का या बल्दिया का। जी हाँ। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के प्रमोशंस चल रहे हैं, उनका जो कैंपेनिंग चल रहा, ये लोगों को भावना में बदल दे रहे हैं या अपने अपने पर्सनल इमोशंस को हाईलाइट करके वोट बैंकिंग या वोट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस पे आजकल के पॉलिटिकल पार्टीज के स्टैंड पर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंकुलाब टीवी रंगस्थलम कार्यक्रम में आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। सतपाल सिंह जी, आप बहुत दिनों से सोशल वर्क में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। इवन एनआरसी सीए के टाइम पे भी आप बहुत सारे जगहों पे आप अपना भाषण दिए और हिंदू, मुसलमान और बाकी के हर कौम के लिए आप अपना राय रखते आए। और आज हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल फील्ड में राजकीय दलों का किस तरीके का इनका फायदा उठाने का आजकल रवैया चल रहा है। देखो, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अपने स्टूडियो में हमें बुलाया। तो जैसे आपने क्वेश्चन किया है कि पॉलिटिक्स पार्टियों का, फर्स्ट तो क्या है, जो पॉलिटिक्स पार्टियाँ हैं जो एक धर्म को बीच में लेके आ गए पॉलिटिक्स में, तो फर्स्ट तो स्टेप जो था इलेक्शन कमीशन का भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए था कि जिस तरह से हर एक पॉलिटिकल स्टेज से एक धर्म की आड़ में कि अगर आप किसी पॉलिटिक्स पार्टी के पूछोगे विकास कहाँ है, कहाँ काम हुआ, तो वो उसमें क्या आएगा, हिंदू मुस्लिम। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी से कोई क्वेश्चन करोगे, सपोज करो कि अभी कुछ ये बीजेपी तेलंगाना के एक लीडर का स्टेटमेंट है अभी कि हम एक कम्युनल पार्टी है, तो जैसे उन्होंने बोला कि हाँ जो भी हमारे रास्ते में आएगा उनको कुचल देंगे। तो एक इस पे इलेक्शन कमीशन का भी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए था कि पहले तो जो उनका टर्म कंडीशन होती है कि आप कोई भी धार्मिक भावना को भड़काने का अपने उसमें नहीं काम कर सकते। ठीक है, तो सेकंड क्या है, हर एक पार्टी ने सिर्फ एक ही एजेंडा रखा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कि हिंदू मुस्लिम से हट के भी आपके पास पॉइंट हैं, उनके ऊपर भी आप वर्क कर सकते हो कि अगर कोई भी पार्टी होगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड है, हिंदू मुस्लिम पे। तो इस पे खास करके इलेक्शन कमीशन को इस पे ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी पार्टी अपने किसी रैली में कोई भी धार्मिक स्लोगन्स का यूज़ नहीं करना। जब इलेक्शन कमीशन का रोल यानी उसका जो भूमिका होता है हर राजनीति दलों को कंट्रोल करना, इनका जब हर राजकीय दल का जब रजिस्ट्रेशन होता है तो इनका कंडीशन होता है कि ये किसी रिलीजियस भावना को या किसी आस्था के भावनाओं को न भड़काए। लेकिन आजकल जो भी पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक हैदराबाद में आप बोल सकते हैं कि MIM, तो इनका जो मुद्दा रहता है कि मुसलमान पूरे हमारे साथ है। अब आप बोल रहे हैं कि बीजेपी अपने आप को कम्युनल बोल दिया और हमारे पार्टी कम्युनल है, हम कम्युनल रहेंगे और हमारे आगे कोई आएगा तो उसको कुचल देंगे। ये खुद बीजेपी का जो तेलंगाना का प्रेसिडेंट है पंडित संजय, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो इस मुद्दे पे क्या इलेक्शन कमीशन को कोई एक्शन लेने की आवश्यकता है, नहीं है? नहीं, वो तो कंपलसरी है ना कि वो तो एक दंगे जैसे इनका एक भड़काऊ स्पीच दे देना। ठीक है, एक जैसी उनकी आइडियो हिंदुत्व
कि एक हिंदुत्व को प्रमोट करना, कि जरूरी है कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो एक सेकुलरिज्म के हिसाब से लड़ो ना, आप हर एक कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ में लेके चलो कि हाँ हम आपके लिए अच्छा वर्क करेंगे, ठीक है, चाहे वो MI हो चाहे बीजेपी हो, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक टी राजा सिंह जो यहाँ का एक MLA है उनका स्टेटमेंट सुना था कि वो अपने पॉलिटिकल स्टेज से एक स्पीच दे रहे हैं कि अगर कोई भी हर एक हिंदू ये प्रण कर ले कि अगर आप 1 रुपए की चीज भी लोगे वो एक हिंदू से लोगे। आप पॉलिटिकल लीडर हो, आप सिर्फ एक हिंदू के लीडर नहीं हो आप, ठीक है। आपको लोगों ने चुना है, आपको मुस्लिमों ने वोट डाला होगा, ठीक है, तो आप सबके लीडर हो। तो जो ये स्टेटमेंट आ रहे हैं तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को एक सख्त नोटिस लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि इससे दूसरी पार्टियों को भी एक सबक मिल सके। तो अभी जो पुराने शहर को या अभी बहुत सारे लोग ये कह दे कि MIM का गढ़ है जी, तो यहाँ पे MIM के लोग अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके लोकेलिटी में अगर प्रमोशन के लिए आया या कैंपेन के लिए आया तो उन पे हमले भी करते हैं, जैसे कि कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शबीर अली और उत्तम कुमार रेड्डी, इनके ऊपर हमला हुआ था मीर चौक पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में। जी। तो अगर किसी ने भी अपने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रमोट करना चाहेंगे, कैंपेन करना चाहेंगे, क्या इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच जब आप पूछते हैं सदर MIM के ओहदे पे और एक पार्लियामेंट मेंबर के ओहदे पे, जी। तो क्या आप ये दूसरों को नहीं देंगे क्या? जी हाँ, देखिए ओल्ड सिटी या हैदराबाद जो भी है, ओल्ड सिटी में ऐसा है कि आप देख सकते हैं वहाँ पे मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के आते हुए भी वहाँ पे जो सो अब जो लोकल पार्टी है वहाँ के बैनर्स रहेंगे वहाँ पे। दूसरे जो पार्टी जैसा हैदराबाद में आप देख लीजिए, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आने से जो भी DRF की टीम्स है ये सब जो सो दूसरे जो पार्टीज के बैनर से पूरे निकाल दे रही, मगर अभी आप खाली एक राउंड यहाँ पे भी मार के आए, चाहे आप न्यू सिटी में ओल्ड सिटी से एक बाइक पे आप राउंड मार के आए तो आपको जगह जगह TRS के होर्डिंग्स दिखेंगे वहाँ पे। मतलब ये कानून जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का क्या इनके ऊपर लागू नहीं होता? वैसे क्या ओल्ड सिटी में ये कानून जो है सो मजलिस पार्टी के ऊपर लागू नहीं होता? और मजलिस पार्टी जो ओल्ड सिटी है क्या वो मजलिस पार्टी के वास्ते रिजर्व है? क्या कोई दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं, आप जो कह रहे थे पॉलिटिकल पार्टीज, उसके अलावा कई ऐसे NGOs भी है जिसको जो है सो कोरोना के अलावा जो सब जो फ्लड्स आया था उसमें जो NGOs हेल्प कर रहे थे तो उनको रोका गया, वहाँ के जो भी लोकल लीडर्स वगैरह हैं उनके जरिए उनको परेशानी हुई। तो ओल्ड सिटी या हैदराबाद या पूरा इंडिया किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। हर एक जो वहाँ का रहने वाला है, वहाँ के वोटर्स है, वहाँ के सिटीजन है, बराबर का हक है पूरों को अपनी राय रखना, अपना प्रचार करना, अपनी कैंपेनिंग करना। जब MIM बिहार में जाके चुनाव लड़ सकती है, जी हाँ। क्या हैदराबाद के पार्टियां हैदराबाद में नहीं लड़ सकते? जी बिल्कुल कंपल्सरी सही कहा, कंपल्सरी बिल्कुल लड़ सही सकते कहा। हैं। कि जरूरी नहीं है कि एक आप डेमोक्रेसी बोलते हो, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो उसमें हक है, हर किसी को हक है, ठीक है। अगर MIM एक पॉलिटिक्स पार्टी है तो वो कहीं भी जाके अपना इलेक्शन लड़ सकती है, चाहे वो पंजाब में जाके क्यों ना लड़े, वो एक पार्टी है, वो कहीं जाके लड़ सकती है। तो कोई दूसरी पार्टी का भी हक होता है कि आप सिर्फ एक डेमोक्रेसी वर्ड यूज करने से कुछ नहीं होता, डेमोक्रेसी को अपनाना पड़ता है कि हाँ बाकी चाहे कोई भी हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे हैदराबाद से बाहर हो, कहीं भी हो, सिर्फ एक बातें करने से नहीं कि हम डेमोक्रेसी को लागू अब मानते हैं। डेमोक्रेसी को हम तब मानेंगे कि सेकुलरिज्म शब्द सिर्फ यूज़ करने से कुछ नहीं होगा। आप सेकुलरिज्म बनाओ, सबको अपने साथ लेके चलो कि हम सबके साथ हैं। आप सिर्फ एक जैसे बीजेपी का एक नारा रहता है सबका साथ सबका विकास, आप साथ तो सिर्फ एक हिंदुत्व का दे रहे हो, ठीक है, वो सबका विकास कहाँ से हो जाएगा? सबका साथ सबका विकास से हमें एक याद आया, सबका साथ तो नहीं मिला लेकिन विकास का पता है क्या आपको? नहीं, मैं तो कल एक पोस्ट भी डाला है कि विकास, मेरे हिसाब से विकास को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जहां भी होगा कि प्लीज़ आप वापस आ जाओ कि जो भी GDP का जो भी कत्ल हुआ है उसका सब ब्लेम बोले तो कोरोना पे लग चुका है, ठीक है। अभी आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। अब ये विकास बोले तो बंगाल में लागू होगा। तो
आपको रिक्वेस्ट है कि आप विकास जहाँ भी है तो छिपा हुआ है तो वो वापस आ जाए। नॉर्मली अभी एक हाई कोर्ट का एक डिसीजन भी आया, तो वो ये बोल रहे हैं कि जिसके पे ऊपर क्रिमिनल केसेस रहते हैं वो उनको कंटेस्ट करने से रोका जाए, क्योंकि अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रह के भी वो अगर इलेक्ट होता है तो वो कल के दिन एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, सीएम, पीएम कोई भी बन सकता है और आके फिर सिस्टम पे वो अपना दबाव डाल सकता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन का जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो क्रिमिनल्स को रोकने का, ये इंडिया में सही तरीके से हो पा रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 45% जो हमारे ऊपर जो लीडर थोपे हुए हैं वही क्रिमिनल हैं। कोई रेपिस्ट है, अभी कुलदीप सेंगर का यूपी में हुआ, ठीक है, जो एक रेपिस्ट को आपने प्रमोट किया, ठीक है, उसको अपने लीडर तक बना दिया, ठीक है, और एक सिर्फ आप एक हाई कोर्ट का नोटिस ऑर्डर आया है, ठीक है, उस ऑर्डर को फॉलो कौन करेगा? वो तो ऑर्डर मेरे हिसाब से आप इलेक्शन कमीशन अब इसके ऊपर जो है सो ज्यादा वर्क कर रही है अभी इसके ऊपर। अभी देखिए जैसे कि इलेक्शन इंडिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, जी हाँ। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीबीआई, ईडी और इलेक्शन कमीशन, ये ऐसे सब ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना दबाव डालने से ये सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि पब्लिक में या लोगों में एक भावना है। ये सच है क्या? जी देखिए, अब जैसा स्टेट है, सेंटर है, तो ऐसा दिखता है कि जो भी बॉडीज, लोकल बॉडीज है, जो भी जो सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, वो स्टेट के दबाव में या स्टेट की मजबूरी से खामोश बैठ जाते हैं, उसके अंडर करते, चाहे वो बीजेपी रहने दो, चाहे वो कांग्रेस रहने दो या फिर टीआरएस रहने दो। जैसा अब तेलंगाना में है, तेलंगाना में भी जो सो कई चीज़ें इलेक्शन कमीशन जो सो टीआरएस के भी नाकामी पे, टीआरएस के भी जो बदमाशियां, जो भी टीआरएस भी का बात चीज़ों पे अपनी मनमानी चल रही थी, उस पर खामोश बैठे। कांग्रेस है, राजस्थान में जब कांग्रेस थी, अब जैसा पंजाब में, तो वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन उनके तरफ थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है। अब सेंटर में तो बीजेपी है, बीजेपी जहाँ पे भी कुछ गलत हो रहा, उस पर आप देख सकते लास्ट टाइम ही जो है सो इतने जो है सो क्लीन चिट इतने जनों को दी थी कि इलेक्शन कमीशन कई स्पीचेस पे, अब जैसा दिल्ली का जो दंगे फसाद का हुआ था, तो उसमें जो है सो जो मेन प्राइमरी सबसे पहले भड़काया था कपिल मिश्रा को भी क्लीन चिट मिला। दूसरे कई ऐसे थे लीडर्स, उनको क्लीन चिट मिला। अब जो मुस्लिम करते उन लोगों के पेपर भी कुछ भी नहीं होता, जो हिंदू करते ना उन लोगों के ऊपर कोई आवाज उठाने। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन साफ कह दिया कि आप जो है सो जीतने के वास्ते मजहबी नारे, मजहबी भाव जो है सो फीलिंग्स नहीं जगा सकते स्टेज पे, आप कोई पब्लिक को भड़का नहीं सकते। मगर जब यही लोग जीत के जब पार्लियामेंट में चले जाते, तो पार्लियामेंट में जय श्री राम के, अल्लाह अकबर के नारे लगते। तो आप देखिए जीतने के बाद अब वो कोई भी नारा लगा सकते, लेकिन चुनाव के वास्ते भी नहीं लगा सकते। जीतने के बाद कैसा लगा सकते हैं? जीतने के बाद वो अपने धर्म को या रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन हर धर्म को आप जीतो नहीं जीतो आप बेशक कर सकते, मगर आपको चुनाव के वक्त ही क्यों याद आता? वही तो पूछ रहा हूँ। अब देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन दे आर फाइटिंग ईच अदर, अपने ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पीपल, यानी अपने वर्ग के लोगों को भड़काने के लिए, नहीं तो उनसे पूरा अपनी तरफा वोट करवाने के लिए उनके भावना से ये खिलवाड़ करते हैं। अब इलेक्शन लड़ा ही इंडिया में यही चीजों पे जा रहा है। आज इलेक्शन अगर लड़ना है तो आप लोगों को जो है सो मुस्लिम हिंदू को खुश करने या फिर हिंदुओं को खुश करने, दलित को अपने पास करने। इलेक्शन तो जॉब्स के मुद्दों पे नहीं लड़ा जा रहा, जो मेन मुद्दे हैं इलेक्शन लड़ा ही नहीं जा रहा है। इंडिया में आप कहीं भी देख ले, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। आज कांग्रेस जो है सो, जब बीजेपी अपने आप को कम्युनल बता रही, तो कांग्रेस डेवलपमेंट के ऊपर नहीं बात कर रही, कांग्रेस आपके उस पर कांग्रेस बात कर रही, हम सेकुलर है, हमको वोट दो। यानी अब ये लेवल पे पहुंच गया इंडिया कि आपको वोट देना है तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे काम होएगा नहीं होएगा, हमारे गली में जो है सो मैनुअल सही रहेगा, हमारी स्ट्रीट लाइट सही रहेंगी, मेरे जॉब्स के बारे में कोई बात नहीं। आप वोट भी देने जाएंगे तो आप यही देख के देंगे अब कि वो जो है सो मुसलमानों का दुश्मन है नहीं है, वो हिंदुओं के हक में बात करेगा नहीं करेगा। अब जो भी है, अब ये उस पर हम वोट देने पे नौबत आ गई।
अब आपका वोट इतना वो हो गया कि अब आप अपने फ्यूचर के वास्ते वोट, अपने डेवलपमेंट, अपने प्रोग्रेस, अपने आने वाले जनरेशन के वास्ते वोट नहीं दे रहे, आप अपने मजहब के फीलिंग्स में आके वोट दे रहे हैं। हालांकि ये सर्वे बता रहा कई 60 से ज़्यादा 60 to 70% से ज़्यादा लोग नौजवान इंडिया के यही भावनाओं के, अपने फीलिंग्स, अपने रिलीजियस फीलिंग्स में आके वोट्स कर रहे हैं, या तो डर के वोट कर रहे हैं। आप अपना वोट का इस्तेमाल किस तरह करना है, कौन से लीडर से आपको किस तरह काम कराना है, नहीं समझ रहे। आप ये नहीं समझ रहे कि आपके वोट से वो लीडर बन रहा, आपके वोट से वो असेंबली में जा रहा, वो पार्लियामेंट में जा रहा, आप उसको भेज रहे हैं, उसकी वजह से आप नहीं है, आपके वोट की वजह से वो है। अब देखिए, आप मुद्दा उठाए कि बेरोजगारी और डेवलपमेंट। जी हाँ। अब जो हाल में जो इलेक्शन हुए थे, गुजरे थे, हम सब पूरी इंडिया वेरी कीनली ऑब्जर्व जी हाँ। बिहार के इलेक्शंस। बिहार के इलेक्शंस में जो तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया था कि हम हर साल 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, जी। नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि जो प्रेजेंट सीएम उन्होंने किया था कि कहां से दोगे, यानी 15 साल उन्होंने बिहार पे राज किया, उसके बावजूद उन्होंने नौकरी नहीं दी है। ऊपर से अगर किसी ने कोई नौकरी देने का बात किया तो उन्होंने बोला कि कहां से दोगे। तो इसका मतलब 15 साल में बिहार को नीतीश कुमार जी ने कंगाल कर दिया। और पता है कि जॉब नहीं दे सकते, वो सीएम रहने के बावजूद वो खुद इकरार कर ले रहे हैं जॉब देंगे, तो कहां से देंगे आप। तो उन्होंने ये साफ साफ इनकार कर दिया कि आपको जॉब नहीं दे सकते। तो आप कह रहे हैं कि किसी को वोट देना है तो डेवलपमेंट पे और जॉब सोर्स पे और अपने बेहतरीन फ्यूचर के लिए वोट देने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन खुद जो नेता है वो खुद कह रहे हैं कि हम नौकरी नहीं दे सकते। जैसा कि तेलंगाना के एजिटेशन के टाइम पे केसीआर साहब ने कहा कि हर घर को एक नौकरी देंगे। जी हाँ। तो उसके बाद उन्होंने मुकर गया। आज भी जैसो हमारे पास डाटा है, गवर्नमेंट के कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो तेलंगाना गवर्नमेंट रन करती, उसमें किसी में 5,000 नौकरियां खाली है, किसी में 15,000 नौकरियां खाली है, किसी में 4,000 नौकरियां खाली। आप टोटल करेंगे तो 50-60 हज़ार 1 लाख पोस्ट तो वेकेंट है तेलंगाना गवर्नमेंट के पास, वो अभी फिल नहीं हो रहे हैं। वो गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही। अब नॉर्मली अब अगर कोई जॉब के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एप्लीकेशन देते हैं तो उन्होंने पूछते हैं आपको, आप कोई क्रिमिनल केस में है क्या जी। अगर किसी तरह के कोई क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व भी है, आप एक्यूज्ड है जी, यानी आप दोषी पाते हैं, आपको सजा नहीं दिया गया, सिर्फ आप दोषी है जी हाँ। ओके, तो आप उस नौकरी के लिए इनएलिजिबल है, आपको नौकरी नहीं मिल सकता। वहां पे एक पॉलिटिकल लीडर, वो चाहे कितने भी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हो, जी हाँ, उनको टिकट मिल जाता है। तो उनको एमएलए, एमपी, कारपोरेटर जो भी है टिकट मिलता है और उसके बाद वो इलेक्ट होते हैं। उसके बाद वो अपने को कानून समझाते हैं। जी हाँ। क्या इसके बारे में नहीं, अभी तो जो यूथ है, इलेक्शन कमीशन अब तो ये कहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स है वो कैंडिडेट्स का पूरा जो लोगों का बायोडाटा आप बूथ के बाहर रहना। फॉर एग्जाम्पल सतपाल भाई अगर कहीं से कंटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे सतपाल भाई का पूरा कट्टा चिट्टा बाहर लिखा हुआ रहेगा कि इनके ऊपर कितने केसेस है। ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है। जी हाँ। ये क्या आप कितने साल से वोट कर रहे हैं? मैं जैसे अभी तो फर्स्ट टाइम वोटर्स हूँ मैं। अभी फर्स्ट टाइम वोटर जी है। हाँ। मैं तकरीबन 8-10 चुनाव में मैं वोट डाल चुका हूँ। सतपाल जी, आप कितने बार वोट डाल चुके हैं? 2 टाइम। 2 बार। चलो, कभी भी किसी की पोलिंग बूथ के बाहर आप ये पोस्टर दिखाया गया? ये अभी आया इलेक्शन कमीशन से। अब जो लास्ट बल्दिया इलेक्शन तेलंगाना में गए तो जब जो है इसको कई बूथों पे ट्रायल बेस पे भी करो बोल गया था। अब नेक्स्ट इलेक्शन जो भी होगा, यानी अब शायद अब जो असेंबली इलेक्शन, अब ये तो बड़ा शॉर्ट टर्म पीरियड में इलेक्शन कमीशन जीएचएमसी का दे दिए, वैसे भी शॉर्ट टर्म पीरियड में दो, लॉन्ग रन करके दो, जो रूल्स है वो तो अप्लाई होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर था कि जितने भी क्रिमिनल्स है उनके ऊपर पूरा करेंगे। अगर आप क्रिमिनल्स को हटाने जाएंगे पॉलिटिक्स में से तो पार्लियामेंट खाली हो जाएगा, असेंबली खाली हो जाएंगी, कितनों को हटाएंगे हम? तो आप क्रिमिनल्स को वोट करके उनको लीडर बनाएंगे? नहीं, तो वही बताना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के आपके, अब आप जब किसी को वोट डालने जा रहे हैं तो बाहर भी देखिए आपके इनके ऊपर कितने केसेस है, इनके ऊपर कितने केसेस है, इनके
इनके नहीं, ऊपर वो- कितनी दौलत है इनकी, वो भी लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे। देखो ये सिर्फ एक रूल लागू करने का तक का सवाल रहता। ये रूल उस दिन माना जाएगा जिस दिन ये पूरा बोले तो लागू होगा। लागू ठीक है? होगा, अपन सिर्फ करेंगे, आप बोलेंगे एक election स्टेटमेंट है ना, commission एक स्टेटमेंट है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो ऑलरेडी आप जैसे बोल रहे हो कि उनकी टर्म कंडीशन है कि आप कोई भी पॉलिटिकल लीडर बोले तो अपने पॉलिटिकल स्टेज से कोई भी स्लोगन्स वगैरह, कोई भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा नारा या स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बट वो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, तो उसके बाद भी बोले तो इलेक्शन कमीशन बोले तो चुप्पी साधा हुआ है, कोई भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये अगर जो आप जैसे आपने बोला कि यहाँ इन्होंने कि क्रिमिनल अगर किसी का बैकग्राउंड रहता है तो उनको जॉब नहीं दिया जाता है, सही है ना, वो सिर्फ मेरे हिसाब से जो अवाम है उसके ऊपर थोपा जाएगा। बाकी बोले तो लीडरों को तो सब माफ़ है, क्योंकि लीडर रेप करता है, रेप करने के बाद वो 2 महीने के बाद जेल से बाहर आ जाता है। ठीक है, लीडर बोले तो कोई खून कर देता है तो वो 2 महीने के बाद, लीडर बोले तो दंगे कराता है, लाखों लोगों को मरवा देता है तो वो जेल से बाहर आ जाता है, उनको क्लीन चिट दी जाती है। ठीक है, तो जो बेचारे बेकसूर लोग हैं, जो देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इतना हक दिया है ना कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर मैं आप मेरे फैसले से वो एग्री नहीं करते कि हाँ इन्होंने सतपाल ने एक बात गलत बोली है, तो आप मेरे एंटी में बैठ सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, हाँ आपको हक है आवाज़ उठाने का। बट जहाँ पे अवाम अपने हक के लिए आवाज़ उठाती है तो वहाँ पे उनको बिल्कुल चाहे लाठी चार्ज कर दिया जाता है, चाहे उनके ऊपर यूएपी लगा के अंदर डाल दिए जाते हैं। अभी ये पंजाब में जो दौर चल रहा है जो और खेती ऑर्डिनेंस बिल को लेके, तो कहीं ना कहीं वो यही है ना कि हाँ एक तानाशाही रवैया कि हुकूमत ने ये फैसला आपको दे दिया, वो फैसला हुकूमत का मानो, अगर नहीं मानोगे तो पंजाब के अंदर बिजली बंद कर दी जाएगी। ठीक है, पंजाब में ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये है ना कि अगर आप आवाज़ बुलंद करते हो तब मारे जाते हो, या तो एक ही है, अगर आपको जीना है या तो फिर इनकी तानाशाही रवैया को मानना पड़ेगा। तो मेरे सामने कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन फ्रीडम काम करती है, जैसे हमारे हैदर भाई ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन बोले तो स्टेट के दबाव में काम कर रही है, जो स्टेट में पावर है, अगर सेंटर में पावर है तो सेंटर के दबाव में काम कर रही है। ठीक है, अभी आप थोड़े दिन पहले एक जो हमारी सिखों की सुप्रीम पावर है अकाल तख्त साहिब, उनके जथेदार साहब का बयान था कि ये डेमोक्रेसी सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, ये ईवीएम के द्वारा बनाई गई हुकूमत है, और ये नहीं मालूम कि ये कितने साल और इस देश पे काबज रही और ये कितने आने वाली जनरेशन को का भी फ्यूचर तबाह कर दे। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि हाँ इलेक्शन कमीशन को भी सोचना चाहिए कि जहाँ पे पूरी कंट्रियों में ईवीएम बैन है तो इंडिया में ईवीएम बैन क्यों नहीं होती? क्या इलेक्शन कमीशन को मालूम नहीं है कि ये हैक किया जाता है? सब मालूम है, उसके बाद भी एक चुप्पी साधना कहीं ना कहीं उनकी पीछे उनकी कमजोरी का दिखाई दे रहा है। ईवीएम के बारे में जो जीतता है वो बोलता है कि ईवीएम की गलती है और ईवीएम की कोई गलती नहीं है, और जो हारता है वो बोलता है कि पूरी गलती ईवीएम की है। क्या है, जब अगर ईवीएम से आप जीतते भी है हारते भी है, तो इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड किया कि ईवीएम से ही इलेक्शन होगा, अगर आप ईवीएम को नहीं मानते तो इस ईवीएम को बैन करने के लिए, बगैर ईवीएम के इलेक्शन करने के लिए किसी में कोई हरकत करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, वो ये ना सब बोलते हैं ना गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना कैसे बनाया जाए। क्योंकि अभी आप बिहार इलेक्शन को देख लीजिए ना, अगर ईवीएम से इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, महागठबंधन को जहाँ पे एक बहुमत मिल रहा था, वो रात के 2:30 बजे तक बोले तो महागठबंधन बिल्कुल नीचे आ गई। क्यों? इसके पीछे यही है ना कहीं तो या तो बिहार में इलेक्शन कमीशन की नाकामी है, ठीक है, कि या तो उन्होंने एक फ्रीडम से इलेक्शन नहीं हुए वहाँ पे, या कहीं ना कहीं तो है। अगर आपका जैसे क्वेश्चन किया कि हाँ फर्ज बनता है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, अगर आप कांग्रेस ईवीएम को ब्लेम दे रही है, हम तो दे रहे हैं, हम तो अवाम है, हम तो देंगे, ठीक है, और जो पॉलिटिक्स पार्टी है चाहे वो कांग्रेस रहने दो, तो कांग्रेस का कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि ईवीएम के लिए बैन, जब तक भी ईवीएम बैन नहीं होती हम इलेक्शन में खड़ेंगे नहीं, हम उसमें प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। वो भी पता है, कांग्रेस भी जानती है कि अगर वो हारी तो भी ईवीएम से नहीं हारी, वो
चाहे दूसरी भी जो भी पार्टी है, जरूरी नहीं है कि आज जो सरकार इंडिया में बनी, आज जो स्टेट में तो गवर्नमेंट बन रही कि ईवीएम की गलती से बन रही, वहाँ पे पब्लिक भी वो लीडर्स को उनके भाषणों पे वोट दे रही है। एक हरियाणा आप का जरूरी नहीं, है। मैं आपको एक स्टेटमेंट शायद मैं सर को दे दूंगा। एक हरियाणा के बीजेपी का ये लीडर का बयान था कि वोट आप कहीं भी डाल लो, वोट आप कहीं भी डालो, आना बीजेपी ही के खाते में है। जी हाँ, सही है, वो बोलने से होगा थोड़ी, वो नहीं बोलेगा, नहीं नहीं, होगा एक बीजेपी का लीडर ये बयान दे रहा है हरियाणा के अंदर कि वोट आप कहीं भी डाल लो, आएगा बीजेपी के पास। या तो ईवीएम सेट है, इसीलिए वो इतने कॉन्फिडेंस से बयान दे रहा है कि हाँ स्टेटमेंट दे रहा अपने आदमियों के बीच में बैठ के कि आप कहीं भी वोट डाल दो, आएगी तो अभी BJP के एक पास। मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए थे जी, जी। 19 स्थानों पर, जी हाँ। कांग्रेस गवर्नमेंट गिरने के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, जो जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके बीजेपी की टिकट पे लड़े, तो जब ईवीएम का चेक हो रहा था तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में ईवीएम का चेक हो रहा था, तो उस समय पे वो रैंडमली दबा रहे थे। तो जो भी बटन दबाते प्रेस थे, कर रहे थे जी। जो भी बटन दबाते थे तो अपने को लाइट तो उसी बटन पे सुलग रहा था जी। लेकिन वोट जो है कमल के सिंबल पे गिर रहा था। तो इससे वो जो पोलिंग ऑफिसर था, वो जो ईवीएम लेके जाने वाला था, वो पोलिंग ऑफिसर ने ऑब्जेक्ट किया कि ये कोई सा भी बटन दबाओ, वोट तो कमल को जा रहा। तो वहाँ पे जो आईएएस ऑफिसर था, डीएम जो कलेक्टर था उस डिस्ट्रिक्ट का, उसने उसको धमकी दिया कि चुप रहने की। जब अगर इस मामले पे चुनाव आयोग सही तरीके से कोई डिसीजन नहीं लेती है, एक्शन नहीं लेती है, तो लोगों को ईवीएम से यकीन हट जाएगा, उनको अभद्रता भाव आएगा कि ईवीएम से हमारा वोट किसको जा रहा है। अभी दुब्बका इलेक्शंस में 2 ईवीएम मशीन्स जो है स्टक हो गए जी। अब उसमें जितने भी वोट्स थे वो गिन नहीं पाए जी। तो ऐसे टेक्निकल एरर्स जो ईवीएम से आ रहे हैं, क्या ईवीएम वोटिंग मशीन जो है तो इससे फायदा होता है किसका और नुकसान होता है किसका? ये बात पॉलिटिकल पार्टी का सोच है कि हम हार रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन असल में जो हार हो रही है वो वोटर की हो रही है जी। क्योंकि वो किसी और को वोट डालना चाह रहा था तो वो वोट जा रहा किसी और को जी। यानी तकलीफ हो रही है, धोखा हो रहा है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हो रहा, वोटर को हो रहा। जिसको वो नहीं चाहता वही पावर में आ रहा है। तो इसमें चुनाव आयोग किस तरीके के स्टेप्स अगर ले तो इसको सुधार सकते हैं? फर्स्ट तो देखो, इलेक्शन कमीशन का फर्स्ट काम ये होना चाहिए कि ईवीएम को प्रॉपर बैन करना चाहिए। सिर्फ अगर कोई बीजेपी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी है, अगर जीतना है, अगर कोई अपनी ईमानदारी से जीत रहा है तो वो बैलेट पेपर से भी जीत सकता है, जरूरी नहीं है। दूसरे जो भी कंट्रीज है, जहाँ डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, तो वहाँ से भी जो है सो आप देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन वहाँ से भी देख के यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इतना इफेक्टिव आपको बनाने का है, क्योंकि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का इलेक्शन है। आप बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। तो इसका एक ही काम रहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का कि ईवीएम को अगर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक फ्रीडम है ना, वो किसी पार्टी से लिंक तो नहीं, अगर किसी पार्टी से लिंक नहीं है तो वो उसका फर्ज बनता है कि एक ईवीएम को बैन करके कि बैलेट पेपर पे इलेक्शन कराना सही। क्योंकि बैलेट अगर मैंने वर्क किया है, अगर मान लो बीजेपी ने वर्क किया है, कांग्रेस ने वर्क किया, तो वो अपने आप ही आ जाएगी ईमानदारी के साथ। जब पार्लियामेंट इलेक्शंस और एमएलए इलेक्शंस ये दोनों ईवीएम से कर रहे हैं, बाकी के जितने भी सिविक बॉडीज रहते हैं वहाँ बैलेट पेपर पे हो रहे हैं। जब बैलेट पेपर पे इलेक्शन हो रहा है तो उसी को क्यों नहीं कर पाए? नहीं, वही ना कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को छोड़ना नहीं चाहती, और जो भी उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी आदमी थोप दिए हैं कि हाँ तानाशाही रवैया हो चुका है। अगर कोई सच बोलने को चाहता भी है कि हाँ ये गलत हो रहा है, किसी का जिम्मेदारी जाग भी रहा है, तो वो बिल्कुल उनको ज़बरदस्ती बोले तो किसी ना किसी उसमें डर धमका के उसको चुप करके बिठा दिया जा रहा है।
तो इलेक्शन कमीशन को फ्रीडम वर्क करना चाहिए, इसमें कंपलसरी ईवीएम को बैन करना चाहिए। जैसे जीएचएमसी के इलेक्शन है, अगर ये बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज बनता है, चाहे सेंटर के इलेक्शन हो चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शन हो, उनको भी बैलेट पेपर से ही इलेक्शन करवाने चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का जो राय है, अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ तो इतना मैन पावर उनको एकदम से डिप्लॉय करने के लिए तकलीफ होगी, क्योंकि इतने बैलेट पहले उनको आइडेंटिफाई करना और सॉर्ट आउट करना और उनको गिनना, ये सब मुश्किल होगा। इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और पुराने जो एक्सपीरियंसेस वो जो बताते हैं, जो बैलेट पेपर हो गया तो उसमें इंक डालना या रिगिंग करना या कुछ हो सकता, इलीगल एक्टिविटीज कर सकते, ऐसा बोल के इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इसलिए हम ईवीएम मशीन लाए। नहीं, वो देखो, वो जिम्मेवारी उनकी है, वो कहाँ से स्टाफ अरेंज करते हैं, क्या करेंगे, वो जिम्मेवारी उनकी है, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। इससे ईवीएम से धोखा तो पब्लिक हो रहा है ना। आप जैसे बोल रहे हो कि चीटिंग किससे हो रही है, वोटर से हो रही है। अगर मैं जा रहा हूँ कि मुझे वोट अगर किसी भी पार्टी को डालनी है, मैं उस पार्टी को अपनी खुशी से डाल के आ गया हूँ, ठीक है, हाँ मेरी पार्टी को मैंने जिता दिया, ठीक है। अगर मैं वोट अपनी पार्टी करके हूँ, वो वोट दूसरे को जा रही है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो अपना स्टाफ की कमी के कारण बोले तो एक ईवीएम को ही पब्लिक के ऊपर थोप के रखेंगे कि या इलेक्शन ईवीएम से होंगे। अगर इतना ही इनको भरोसा है तो या तो ईवीएम को सिक्योर किया जाए। ये ईवीएम सिक्योर नहीं है। आजकल राजस्थान के अंदर इलेक्शन हुए तो ईवीएम किसी भी होटल के रूम में मिल रहा था, ठीक है, ईवीएम को कोई भी उठा के लेके जा रहा है। या तो ईवीएम को सिक्योर करना चाहिए। अगर ईवीएम से इलेक्शन करना चाहते हो तो पहले तो ईवीएम को सिक्योर करना चाहिए कि हाँ वो सेफ है। तो हर आदमी, पर जहाँ तक मैं तो एक बात बोलता हूँ, इतना बोले तो वोटर्स का फर्ज नहीं बनता जितना बोले तो पॉलिटिकल पार्टी का बनता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी ये मुद्दा उठाती है कि हाँ ईवीएम में गड़बड़ी थी, अगर ईवीएम में गड़बड़ी थी तो आप उनको रिजेक्ट क्यों नहीं करते इलेक्शन को? इलेक्शन को रिजेक्ट करके आप धरने पे बैठो, पार्लियामेंट के आगे जाके बैठो कि हाँ हम इलेक्शन को नहीं मानते। जब तक बैलेट पेपर इलेक्शन नहीं होंगे हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी हाल में जो पार्लियामेंट इलेक्शंस जो 2019 में और आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्शंस, तेलंगाना स्टेट इलेक्शंस जो 2018-19 में हुए थे, तो इसमें से एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई थी। वो जितने वोट पोल हुए थे उनसे भी ज्यादा काउंट आए थे जी, उनसे 4% ज्यादा वोट्स काउंटिंग में। समझो कि अगर 10,000 वोट हुए तो 11,000 काउंट में आए, 1000 एक्स्ट्रा काउंट में आ रहे हैं। कैसे ऐसा होने से बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं ईवीएम पे शक हो गया, क्योंकि सी आफ्टर ऑल इट्स ए मशीन में कोई गलती हो सकती है। अब आंध्र प्रदेश में जब इलेक्शन हो रहा था तो बिटवीन द इलेक्शन जब इलेक्शन हो रहा था तभी बहुत सारे जगह ईवीएम्स जो है जाम हो गए थे। लोगों को बाहर रुका के ईवीएम्स को अंदर रिपेयर करे थे। तो आंध्र प्रदेश के हिस्ट्री में पहला बार हुआ था रात के 11-12 बजे तक इलेक्शन कंटिन्यू होगा। तो इसके वजह से भी लोगों में ये शक है कि ईवीएम से इलेक्शन जो है सिक्योर नहीं है। बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप यही अंदाजा लगा सकते हो ना कि अगर आप ऑन ड्यूटी ऑन इलेक्शन के टाइम आपका ईवीएम खराब हो रहा है, ठीक है, और उसको उसी टाइम रिपेयरिंग करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिक्योर कहाँ से मान सकते हो? या तो इसमें पहले ही कुछ गड़बड़ी हुई, ठीक है। बट हमें तो देखो, हम तो एक फ्रीडम है, हम तो किसी पार्टी से नहीं है, बट एक हमारा एक इस देश के नागरिक होने के लिए तो हमारा इतना फर्ज बनता है तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, सही है ना? एक्चुअली क्या है, इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि अगर हम परफेक्ट मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करना चाहेंगे तो इतना सिक्योरिटी देने के लिए मैन पावर अवेलेबल नहीं है, वो चाहे आर्म फोर्सेस हो या सिविल ऑफिसर्स हो। इसके वजह से हमारे को मजबूरन ईवीएम को इस्तेमाल करना पड़ रहा, ताकि जल्द से जल्द हम उसका डिक्लेयर कर सके कि कौन जीता कौन हारा, और उसको सेव करने के लिए भी, यानी कि उसको सेफ्टी प्लेस में रखने के लिए भी आसान होगा। अगर बैलेट बॉक्सेस में कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, बैलेट पेपर से कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, इस वजह से हम ईवीएम को हम प्रमोट कर रहे हैं, ईवीएम से ही हम इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। क्या अगर किसी राजनीति दल को इससे कोई भेदभाव है, अगर किसी को कोई इसके बारे में ऑब्जेक्ट है,
तो वो इसके बारे में अपना आवाज क्यों नहीं उठा रहे? उठाना चाहिए, जो भी है, दूसरे जितने भी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि कांग्रेस भी जो सो कई दफा कोर्ट को गई, दूसरे भी पार्टीज जो है कोर्ट को गए सो है। अगर फिर से बैलेट के जरिए वोट करना चाहे या वोटिंग करना चाहेंगे या इलेक्शन कंडक्ट करना चाहेंगे तो किस तरीके से आप उसका ईवीएम बैन करके बैलेट पे लाने का क्या तरीका आप बता सकेंगे? में इलेक्शन हुआ था तो जो केसीआर चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना की बेटी, तो वहाँ पे जब इलेक्शन हुआ था, उन्होंने सिटिंग एमपी थे, तो जब वहाँ पे बैलेट पे हुआ था बैलेट पेपर पे इलेक्शन हुआ था, बैलेट पेपर पे हुई बात से जो इसलिए हुआ था कि वहाँ पे पूरे 170 से ज्यादा 216 कैंडिडेट्स थे, तो वहाँ पे 216 कैंडिडेट्स के लिए ईवीएम मशीन में पॉसिबिलिटी प्रोविजन नहीं था। जी हाँ, इसलिए मजबूरन न्यूज़पेपर के इतना बैलेट पेपर को रखना पड़ा। तो इसके वजह से वहाँ पे सिटिंग एमपी हारी और नया एमपी जीता वहाँ पे। बैलेट जब एक जगह जीती वहाँ पे। हाँ, अगर आप किसी भी पार्टी को बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने का आप मशवरा देते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं, तो किस तरह से आप इलेक्शन कमीशन को मजबूर करेंगे कि ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से इलेक्शन कंडक्ट करने का आप क्या सुझाव देंगे और पॉलिटिकल पार्टीज को आप क्या कहेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स पार्टी का तो खुला है, जैसे कि अगर उनके पास एक अवाम का साथ है, सपोर्ट है, ठीक है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे एमआईएम हो, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, पर बीजेपी तो नहीं चाहेगी कि ईवीएम को कट किया जाए, ठीक है। तो रही बात जहाँ पे कांग्रेस की है, तो कांग्रेस के पास भी सपोर्ट है ना, तो वो सपोर्ट अपनी सपोर्ट को क्यों नहीं यूज़ करते? अगर उनको लगता है कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, तो ईवीएम को बैन करने के लिए ये नहीं है कि सिर्फ आपको इलेक्शन हो गए टाइम में याद आ गया ऐसे ईवीएम बैन होना चाहिए, इलेक्शन के बाद में अपने घरों में चुप करके बैठ गए, फिर 5 साल के बाद आके बोले। ये लोग को इलेक्शन के बाद ही याद आता, पहले याद नहीं आता। इसलिए क्या है कि पब्लिक को भी इसका बायकॉट करना चाहिए ईवीएम को, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, चाहे हाई, आपको जहाँ तक आप अपनी पावर को यूज़ कर सकते हो, चाहे आप कहीं पे बैठ के प्रोटेस्ट करके, क्या आप इलेक्शनों को रिजेक्ट करके किसी भी तरीके से आप ईवीएम को बैन करा सकते हो। बट इसके लिए क्या है, जो एंटी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस रहने दो, चाहे वो तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, कोई भी रहने दो, उन सबको एक साथ मिलके ही बैठना पड़ेगा। अगर एक पार्टी बोलती है कि हाँ ईवीएम से ही इलेक्शन होनी चाहिए, बाकी पार्टियों को अगर लगता है, डाउट लगता है कि ईवीएम से, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए, तो बाकी जितनी पार्टी है उनको बायकॉट करके इलेक्शनों का बैठना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को ऑटोमेटिकली उसको बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराना पड़ेगा। अब इलेक्शन कमीशन का ये भी मानना है कि इंडिया में तकरीबन 80-90 करोड़ वोटर्स हैं, तो इन सबको एक जुट से इलेक्शन में कंटेस्ट करने, इलेक्शन में वोट देने के लिए बैलेट पेपर यूज़ करेंगे, तो इलेक्शन कमीशन को मुश्किल हो जाएगा कि इलेक्शन को ये लोग सही तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अभी मैं बताया था आपको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो टीचर्स, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रहते हैं, इनको डिप्लॉय करा जाता कि इलेक्शन ऑफिसर्स के तौर पे। अब माहौल ऐसा है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स कम हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कम हो जाने से वजह से और पुलिस की सहारा भी लेने से फिर भी इलेक्शन कमीशन को इतना मैन पावर नहीं मिल पाता कि वो पूरा इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से करवा सके। नहीं, ईवीएम से पहले भी तो बैलेट पेपर से इलेक्शन होता था ना, तब भी तो इतने वोटर्स है ना, तो अब भी फिर से वही रूल फॉलो कर सकते हो। नहीं है तो अदर कंट्री में कैसे इलेक्शन हो रहे हैं, अगर आप अदर कंट्री की कॉपी करके ईवीएम को लेके आ सकते हो, तो अदर कंट्री को देख के तो दूसरा रूल क्यों नहीं लेके आ सकते? ठीक है, इलेक्शन कमीशन अपना रोल सही तरीके से निभा नहीं पा रहा इलेक्शंस के दौर पे, इसका इफेक्ट जो है आम आदमी पे पड़ रहा। क्या आम आदमी ये सोच पाता है कि वो वोट करने से अपना तकदीर बदल पाएगा? क्योंकि अभी देखो कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब हैदराबाद का पॉपुलेशन है, इसमें से करीब 40-50 लाख वोटर्स है। 40-50 लाख वोटर्स में अभी जो जनरल इलेक्शंस हुए थे उसमें हैदराबाद का जो वोटिंग परसेंट था 65%।
यानी 35% वोटर्स जो है कम से कम अपना वोट भी नहीं डाल पा रहे हैं। मेरे ख्याल से अब 39% था शायद, आप जो बोल रहे हैं। नहीं, अब वो उस दिन सुबह का 13-14% से एंड ऑफ द डे 65% आया था। तो 65% वोटिंग हुआ था जनरल इलेक्शंस में, जो एमपी इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस हुए थे। हैदराबाद तो पार्लियामेंट्री में जो हुआ था वो 65% नहीं, कम हुआ था, लेकिन एक्चुअली क्या जी है, हाँ। ओवरऑल हैदराबाद का जो इलेक्शन कमीशन जो जी। रिलीज की, ओके। क्योंकि उनको इलेक्शन का अनाउंस करने के लिए 2 दिन लगा था उस टाइम पे। 2 दिन के बाद परसेंटेज ऑफ वोटिंग रिलीज करे थे, तो उसके हिसाब से 65%। फिर भी यानी फायदा मेरे ख्याल से 5-10% उधर इधर हो सकता, फिर भी यानी 35 से 40% वोटर्स जी हाँ। जो कम से कम अपना वोट भी नहीं दे पा रहे हैं। जी हाँ। इसमें से ज्यादा जो पहले बार वोट आया जी हाँ। और यानी कि 18 से 35 साल के उम्र के जो लोग जी रहते, ये ज्यादा से ज्यादा अपना वोट का ये इम्पोर्टेंस मालूम नहीं होने की वजह Awareness से, नहीं, अवेयरनेस awareness नहीं होने की वजह से ये वोट नहीं डाल पा जी रहे। हाँ। देखिए, एज पर इंडियन स्टैटिस्टिक्स 40% आर यूथ इन इंडियन पॉपुलेशन। आज पूरे दुनिया में इंडिया से बढ़ के यूथ फोर्स किसी भी कंट्री में नहीं है। जी हाँ। लेकिन आज वही यूथ गफलत में है, जी हाँ, सही है। ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, जी। तो ये अपने आप को अपने फ्यूचर देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके वजह से भी जो ये इलेक्शंस में तब्दील आप सोच रहे हैं वो नहीं आ पा रहा। जी हाँ। तो क्या एक एनजीओ के नाते आप वोटर्स को किस तरीके से इनको एजुकेट करना चाहेंगे, इनको अपना वोट का अहमियत बताना चाहेंगे? देखिए, गांधी जी जैसा गांधी जी ने कहा था कि बी द चेंज यू वांट टू सी। तो आप चाहते हैं कि इंडिया अच्छा हो, आप चाहते हैं कि मेरा एरिया अच्छा हो, फिर जब आपसे पूछते हैं आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप किसको वोट देते हो, आप बोलते सब बेकार है, किसी को नहीं। आपको अगर जिसको कोई भी नहीं पसंद है तो जाके नोटा पे क्लिक करिए, आप नन ऑफ द अबव बताइए, आप अपना प्रेजेंस बताइए। आप अगर इनको इतने सिलेक्ट करें तो इनमें से किसी को भी पसंद नहीं करने वाले भी कोई है यहाँ पे। तो युद्ध जो है सो आगे आके अपना जो कंपल्सरी वोट का powerful युद्ध, आपका बहुत बड़ा वेपन है ये, योर वोट इज योर वेपन। अपने वोट को सही इस्तेमाल सही। करिए, जो आपके डेवलपमेंट के वास्ते, जो आपके तरक्की के वास्ते, जो हिंदू मुसलमान नहीं करता, जो हिंदू को भी लेके चलता, मुसलमान को भी लेके चलता, सिख को भी, क्रिश्चियन, हर कम्युनिटी का जो देखता, जो पहले अपना वोट बैंक बनाना नहीं चाहता, ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट करिए। आप यूथ को आगे लाइए, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार काम करते, आपको रिप्रेजेंट करते, आपके डेवलपमेंट के वास्ते आवाज उठाते, ऐसे लोगों को इलेक्ट करके आप आगे लाइए। अभी जो इलेक्शंस के बाद आई, तो ओल्ड सिटी में जो माहौल है ये एमआईएम ऐसा क्रिएट करी, बल्कि लोग बोल रहे हैं कि दूसरे पार्टीज को कंटेस्ट करने के लिए भी धमकियां हो रहे और दूसरे पार्टियों के लीडर्स को खरीद रहे, दूसरे पार्टियों के कैंपेनिंग को रोक रहे। जी, ये माहौल कब से है और क्यों हो रहा है? देखिए, ओल्ड सिटी में कितनी अच्छी और कितनी मजबूत डेमोक्रेसी है ये सबको पता है। आज जो आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान का माहौल है, आप अगर आप बोलते पूरे हिंदुस्तान में मीडिया बिकी हुई है, तो ओल्ड सिटी में भी ओल्ड सिटी के जो परेशानियां हैं, बाज मीडिया चैनल ऐसे जो रिपोर्ट करने डरते, कहाँ हमारे को धमकियां आ जाएंगी। ओल्ड सिटी में आप पूरे इंडिया में आप बोलते कि आज जो सो विकास नहीं है, तो आज 60 साल से ओल्ड सिटी इतने स्लो स्पेस पे जा रही है, इतना हल्लू के आप कंपैरिजन ओल्ड सिटी का न्यू सिटी से कर ही नहीं सकते। ओल्ड सिटी में ऑपोजिशन नहीं है पूछने के वास्ते। ओल्ड सिटी में अगर कोई एनजीओ, अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल भी इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है, 1 हफ्ते के अंदर आजकल अभी चल रहा है कि पार्ट 2 बोल के, अगर कोई भी कि वहाँ की जो पार्टी है वो पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, तो थोड़े ही दिनों में उसका पार्ट 2 आ जाता है। वो कहता है मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो यही पार्टी का वर्कर हूँ, मैं तो इनका वोटर हूँ। तो ये क्या, ये धमकियां जैसा आप इंडिया में, इंडिया के लेवल पे आप देख रहे हैं, तो वही ओल्ड सिटी में एक सेम आप ये रेप्लिका कहना है। चाहते हैं कि रिसेंट बारिश की वजह से जो बाढ़ आ गया था जी हाँ। हैदराबाद सिटी में, जी हाँ। उस टाइम पे बहुत सारे एनजीओस को काम करने भी रोक दिया गया। जी हाँ। उस टाइम पे आवाम भड़क गई थी, वो लोगों ने जी हाँ। अपने अपने आवाज को सोशल मीडिया पे बुलंद किया और उसके बाद उनसे ही लोगों ने बिठा के
पार्ट 2 बना के पब्लिक में डाल 100% में दिया। से 90% जनों की आ गई। और आप हर जो उनका जो फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बोल रहे थे जब, और दूसरी वीडियो में आप उनके चेहरे पे साफ सीधा डर, खौफ, पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि वो जो सो इतना डर गए कि वो डर डर के बोले मैं खुद यहाँ का वोटर हूँ, मैं खुद उनको चाहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, मेरे को ज़बरदस्ती बोला गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ अभी उनसे। तो ये सब ओल्ड सिटी में होता। ओल्ड सिटी में आप जो सो डेवलपमेंट पे आवाज़ नहीं उठा सकते। ओल्ड सिटी में आज आप देखिए, आज जो सो तेलंगाना में, हैदराबाद में 9 से ज़्यादा ब्रिजेस बन गए, 5 से ज़्यादा लिंक रोड्स बन गए, कई जो है सो चीज़ें डेवलप, मेजर प्रोजेक्ट्स बन गए। ओल्ड सिटी में 3 साल से बहादुरपुरा फ्लाईओवर के 3 पिलर डले खाली। ओल्ड सिटी में एक नाला, डबीरपुरा नाला 2 साल से उसका काम हो रहा। रिप्रेजेंटेशन क्यों इतनी स्लो है, क्यों ओल्ड सिटी में इतना, आज मेट्रो ओल्ड सिटी में रोक दिए, तो उसका रीजंस क्या है? आज ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं आने दे रहे हैं, आप अपने वोट बैंक को सिक्योर करने जा रहे हैं। पहले जो सो आप वहाँ के लीडर बोलते कि ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं होना, साफ सीधा पूरा आप देख लीजिए, पूरा न्यूज़ में है, चैनल्स में है कि ओल्ड सिटी में मेट्रो नहीं होना। आज जो सो वो बोलते हैं हम ही लाए। आजकल तो अब ये लीडर्स का इतना वो हो गया, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लीडर्स जो अब आप कोई भी रिप्रेजेंटेटिव पूछते तो वो बोलते हमने ही कहा था, वाईएसआर साहब को मैंने बोला था मेट्रो लाओ, वाईएसआर साहब को मैं बोला था एक हाईटेक सिटी शमशाबाद में। तो आप जो है उनके बारे में बताइए, उनको क्या बोले आप? वाईएसआर साहब को बोले तो बताइए राइटिंग में है क्या? अब जो चले गए आप उन पे सब डाल दे रहे हैं, मैं बोला था बोल के हुआ, मैं बोला था बोल के ऐसा हुआ। आज आप ग्राउंड लेवल पे बात करिए। आज गवर्नमेंट स्कूल्स जो है सो ओल्ड सिटी में इतना हो रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में जाने वाले कोई नहीं रह रहे। आज गवर्नमेंट स्कूल को रिप्रेजेंटेशन करने वाले नहीं रहे। आपसे कितने स्कूल्स ये तकरीबन 50 साल से एमआईएम रूलिंग में है। जी हाँ, ओल्ड सिटी में। जी हाँ। ये 50 साल में किस तरीके का डेवलपमेंट आप देखे? शायद आपका 20-25 साल का उम्र होगा। जी मेरा 24 साल। तो ये आपको होश संभाल के 15 साल हो गए होंगे। तो आप कोई स्कूल में पढ़े होंगे। जी हाँ, जी हाँ। आपके मोहल्ले में कोई स्कूल होता था। जी हाँ। तो आज हैदराबाद में कितने उर्दू स्कूल चल रहे हैं, क्योंकि ओल्ड सिटी में अपनी मादरी जबान उर्दू, ज़्यादा से ज़्यादा बोलता भी उर्दू, पढ़ता भी उर्दू। जी हाँ। तो कितने उर्दू स्कूल चल रहे हैं अभी हैदराबाद में? है उर्दू स्कूल्स जो है, उर्दू मीडियम स्कूल्स भी है ओल्ड सिटी में, तेलुगु मीडियम स्कूल्स भी है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी है। गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ मैं, मगर ये गवर्नमेंट स्कूल में आप जिस तरह से इनका मेंटेनेंस करना है, मैं आपको लेके चलता हूँ। ओल्ड सिटी में हर गवर्नमेंट स्कूल के बाहर आपको एक कचरे की कुंडी दिखेंगे आपको, हर स्कूल, क्योंकि आपको कोई दूसरी प्लेस नहीं मिली। आप ओल्ड सिटी में एंट्रेंस हो रहे हैं तो आप ओल्ड सिटी का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड ओल्ड सिटी के एंट्रेंस पे रखिए। आप आगे आप गवर्नमेंट्स के जितने भी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बाहर कचरे कुंडियाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आप हॉस्पिटल्स की हालत गवर्नमेंट के क्या है वो भी जानते हैं आप ओल्ड सिटी के। आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर हालत ओल्ड सिटी के पता है। नहीं, इतना तकलीफ झेलते हुए भी फिर ओल्ड सिटी की आवाम आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? आवाज़ उठा रही है, आपके सामने बैठी हुई आवाज़ उठा रही है ओल्ड सिटी की आवाम। जैसे कि पूरी हैदराबाद की आवाम जो ओल्ड सिटी से डरी हुई है, शायद पूरे इंडिया में बीजेपी से डरी हुई क्या? क्यों डरी हुई है ओल्ड सिटी से? डरने का मतलब क्या है? बीजेपी ने तो जो कर दिया, ठीक है। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी रहने दो, कि आप अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि आपको हर एक हंस के वोट दे। अगर आप कॉन्टेस्ट कर रहे हो, पूरा आप इलेक्शनों में खड़े हो, ठीक है, तो आपको कुछ भी पैसा यूज़ करने की जरूरत ना पड़े। आपने ऐसा वर्किंग करके दिखाओ पब्लिक को कि हर एक के लिए, जरूरी नहीं कि हिंदू मुस्लिम छोड़ दो। हिंदू देखो, धर्म में कट्टरता सिर्फ अपने तक ही सीमित रहने दो, अपने तक, कि सिख है तो अपना धर्म अच्छे से फॉलो करे, मुस्लिम है तो अपना धर्म अच्छे से फॉलो करे, हिंदू है तो अपना धर्म को राजनीति में मत आने दो। धर्म को ऊंचाई रखो, धर्म को ऊपर ही रखो, बट जो राजनीति करनी है ऐसी करो कि आपको जब तक ऐसा रहे कि जब भी आप इलेक्शनों में खड़ो, ऐसा वर्किंग करके दो पब्लिक को कि आपको बिना ही घर घर जाए वोट मांगने आपको वोट मिले। सिर्फ क्यों? पब्लिक को वर्किंग चाहिए, क्यों? पब्लिक तंग है कि, पर पब्लिक को भी एक रिक्वेस्ट है कि आप 500,000 में मत बिको।
ठीक है, आज के टाइम यानी अगर किसी ने विकास करता है, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी कांग्रेस हो या एमआईएम हो, जी। कोई भी पार्टी हो, जी। आपको कोई एतराज नहीं है, नहीं है जी, है ना? नहीं है। तो विकास के लिए पार्टियों को क्या करना चाहिए? नहीं, विकास के लिए तो सिंपल लॉजिक है ना कि पहले तो आप जो ये धर्म का चेहरा रखे बैठे हो कि शायद पुलिस उनको स्टेशन में छोड़ो। कंप्लेंट देना चाहिए। नहीं, सही है, चाहे कोई भी है जो ट्रम जो आपकी कंडीशन है, ठीक है, आपका फर्ज बनता है कि अगर आपको पब्लिक वोट बैंक दे रही है, वो धर्म के लिए नहीं दे रही, आपको धार्मिक लीडर बनने के लिए नहीं दे जी रही, हाँ, बिल्कुल। धार्मिक लीडर उनके पास है, ठीक है। तो अगर आपको पब्लिक वोट दे रही है तो आपका फर्ज बनता है किसके लिए, कि हमारे आने वाले फ्यूचर ब्राइट हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, उसके लिए आपको सिलेक्ट कर रही है। तो आप उनकी जो उम्मीद यानी है, आपके कहना का मतलब ये है कि वोटर जो है धर्म को नहीं देखता, धर्म को नहीं देखता, डेवलपमेंट को देखता। कंप्लीट। तो लेकिन पार्टियां धर्म के बेस पे, धर्म के बुनियाद पे अपना प्रचार करती है। और अभी अभी हम देखें कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी आज जो इंडिया को रूल करती है, बीजेपी, इसका जो स्टेट प्रेसिडेंट है बंडी संजय, इन्होंने खुले आम प्रचार करते हैं कि हम कट्टर हिंदू हैं, हम हमारी हिंदुत्व की पार्टी है, हम इसी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ेंगे, हम इसी बुनियाद पे रूल करेंगे, हम इसी बुनियाद पे हमारे पार्टी चलाएंगे। और इसी पार्टी का जो वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट है, इन्होंने यहाँ तक कि बोल दिया कि अगर हमारे को कोई रोकना चाहेंगे हम काट देंगे, हम उसको शमशान पहुंचा देंगे। यानी इस तरीके के बयानबाजी ये बीजेपी के लीडर्स करते हैं, तो दूसरे पार्टी के लोग इन पे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्ट वो मैं पहले आपको बोल रहा हूँ ना, गंगाधर ही शक्तिमान है ना, वो क्यों करेंगे? क्योंकि 1984 हुआ, 1984 कांग्रेस ने दोहराया, सही है जी। पर सन चेंज हुआ 1992 और 2002 किसने किया? ठीक है ना, जी। बीजेपी ने किया ना। जीनोसाइड देखो, फर्स्ट तो क्या है, अगर 1984 में सिखों की जीनोसाइड होती है, वो ये मत देखो कि एक सिख था, इंसानियत को मारा गया। 2002 में 1992 में मुसलमानों की होती है। अब ये मत देखो कि वो मुस्लिम था, वो एक इंसान था, इंसान को मारा, इंसान, एक बच्ची तक का रेप किया गया, ठीक है। तो एक इंसानियत को शर्मसार किया गया, ठीक है। तो पॉलिटिक्स पार्टियों में जब भी इलेक्शन आते हैं, वो उनका एजेंडा क्या रहता है? कांग्रेस आवाज़ उठाएगी 2002 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ, और बीजेपी बोलेगी 1984 में ये हुआ। करने वाले कौन थे? करने वाले तो इनके अपने थे। आज वही लीडर बोले तो बीजेपी में मिल जाएंगे आपको, और वही कांग्रेस में मिल जाएंगे। बट बेवकूफ़ किसको बनाया जा रहा है? अवाम को बनाया जा रहा है। फर्स्ट तो क्या है, अवाम को समझना चाहिए, अवाम को एक पॉलिटिक्स पार्टी के इमेज से नहीं जाना चाहिए कि हाँ ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है, या ये एमआईएम का है। अगर अवाम को लगता है नहीं ये आदमी अच्छा है, ठीक है, ये कैंडिडेट खड़ा है, ये हमारा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए। बट इंडिया में उल्टा हो रहा, नहीं मेरे दादा बीजेपी के साथ थे, मेरे पापा बीजेपी के साथ थे, तो हम भी बीजेपी के साथ हैं। सही और गलत को तो आप भूल चुके हो, आप में ईमान तो रहा ही नहीं ना। अगर आप बोलते हो वैसे कि हाँ नहीं, देखो अगर मैं सुबह उठ के पाठ करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं सारा दिन बोले तो मेरे दिल में बेईमानी है, ठीक है। अगर आप 5 नमाज अदा करते हो, ठीक है, अब नमाज अदा करने के बाद उस अल्लाह को सिजदा करने के बाद आप फिर से भूल गए कि हाँ आप फिर से एक इंसानियत का कत्ल करने भी, हाँ दिल में बेईमानी रखने का काम आ गया, तो मेरे हिसाब से वो धर्म तो ढोंग है, ठीक है, चाहे वो सिख में हो चाहे वो किसी में भी हो, ठीक है। फर्स्ट तो क्या है कि अगर आप सच में अल्लाह को सिजदा करते हो या मैं वाहिगुरु को सिजदा करता हूँ, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि एक इंसानियत के नाते भी किसी इंसान के हक को ना कुचला जाए, भी किसी गरीब के साथ गरीब का, अभी कहीं बोलते हैं कि हम तो प्योर वेजिटेरियन है, हम तो मांस खाते नहीं, बट प्योर वेजिटेरियन होने के वो जो गरीबों का खून चूस रहे हो, क्या वो मांस से ऊपर नहीं है क्या? आप तो वो मांस से भी ऊपर कर रहे हो। तो लीडर जितने भी हैं, तकरीबन लीडर, ठीक है, तो मैं तो जो मुझे इलेक्शन कमीशन ये तक कहती कि हमारे पावर्स जो है लिमिटेड है। अगर आप बदलाव चाहते हैं वोटर के नाते, समाज के जो आदमी के नाते, सिटीजन के नाते, आपको करना चाहिए जी, है ना। आज सच देखे जाएंगे तो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन के पावर्स भी सीमित रहते हैं, उनका भी एक सीमा रहता है, उसके आगे वो नहीं जा सकते। चाहे उनके ऊपर कोई दबाव हो ना हो, वो बात अलग है।
लेकिन अगर समाज में आप कोई बदलाव चाहते हो या कोई समाज का सुधार चाहते हो, समाज में कुछ अच्छा होना चाहते हो, तो यूथ के नाते यानी आज के नौजवानों जो इलेक्शन से मुंह मोड़ लेते हैं, वो चाहे कॉम्पीट करो या पार्टिसिपेट करो या वोट करो, तो इनमें जब तक सुधार नहीं आता कोई पार्टी भी सुधरेगी नहीं। क्योंकि जब तक ये लोग अपने अपने रोटियां धर्म पे सेकेंगे तब तक आवाम तकलीफ में ही रहेंगी, आवाम अपने आप को कोसते ही रहेंगी, तो कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि छोटे से छोटे कंट्रीज में वर्ल्ड में हर तरीके के आविष्कार आते हैं, स्पोर्ट्स में, इकोनॉमी में या सुधारों में, हर चीज में छोटे से छोटे कंट्रीज भी अपना परिचय देते हैं, अपना स्थान बनाते हैं। लेकिन 130 करोड़ आबादी वाली हिंदुस्तान आज जीडीपी में बांग्लादेश से भी नीचे है। जब 2014 में 11.5% जीडीपी था, आज 6 साल के बाद -23% पे जीडीपी पे आ गया। हर चीज का भाव बढ़ गया। गरीब आम आदमी अपने जिंदगी में जो भी कमाता है 10,000, 5,000, 6,000, 4,000, उससे उसका जिंदगी गुजरना मुश्किल हो गया। यानी एक वोट इतना कुछ बदल सकता है, तो अपने नौजवानों में इसका सोच क्यों नहीं आ रहा? आप देखिए, क्योंकि नहीं आ रहा मतलब पब्लिक को दिखाया ये फेस गया इंडियन पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स का मतलब ही, आज आप किसी नौजवान से पूछेंगे पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, तो वो आपको थोड़ी ये कहेगा कि डेवलपमेंट है, पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि प्रोग्रेस है। पॉलिटिक्स बोलते कि पॉलिटिशियन बोलते हैं, अरे पॉलिटिशियन यानी गुंडागर्दी है, पॉलिटिशियन यानी लैंड ग्रैबिंग है, पॉलिटिशियन यानी हिंदू मुसलमान है। तो इनको जो ये पॉलिटिक्स की बुरी चीज़ दिखाई गई है, ये हटा देना है। कोई भी पॉलिटिशियन, मैं तो ये कहता हूँ कि पॉलिटिशियन मतलब जो सबसे अच्छा सोशल वर्कर है वही पॉलिटिशियन बनना चाहिए। और पॉलिटिशियन कैसा, ये जो बदमाश है, ये जो लीडर्स जो हिंदू मुसलमान करते हैं, ये पॉलिटिशियन है ही नहीं, ये पॉलिटिशियन के नाम पे धब्बा है, ये पॉलिटिक्स के नाम पे धब्बा है। आपके राय से, जैसा हैदर अली साहब बोले थे कि एक अच्छा सोशल वर्कर पॉलिटिशियन बनना चाहिए, क्या आजकल जितने भी नौजवान हैं ये कम से कम सोशल वर्क के तरफ भी कितने लोग आते हैं? नहीं, सोशल वर्किंग देखो, सोशल वर्कर भी अगर करना है तो एक मन से, ठीक है, सिर्फ एक एनजीओ ओपन करके बैठ जाना, ठीक है, वही नहीं है सोशल वर्कर, ठीक है। या किसी को खाना खिला दिया कि हम सोशल वर्किंग करते हैं, हम किसी को खाना खिला दिया। आपके राइट्स क्या हैं? आपको पब्लिक को अवेयरनेस करना चाहिए, अवेयरनेस कैंप लगाने चाहिए कि आपकी ये राइट्स हैं, आपके राइट्स को छीना जा रहा है, मौजूदा हुकूमत की तरफ से छीना जा रहा है, आपको उनकी तरफ भी सोशल वर्क को एक पब्लिक को अवेयरनेस करना चाहिए। और सेकंड क्या है, पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए। यूथ को कैसे आना चाहिए? ये नहीं है कि आज आप अपनी पावर बना रहे हो, आज अपनी सपोर्ट बना रहे हो, कल को आप एकदम चेंज कर दो, जाके कांग्रेस से हाथ मिला लो या बीजेपी से हाथ मिला लो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यूथ का जो मोटिवेशन है ना वो टूट जाता है, कि पूरा यूथ एक किसी के पीछे लगा हुआ है। अगर एक नया फिल्म रिलीज होता है तो थिएटर के बाहर अपन इतना लंबा लाइन देखते हैं। जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे जो क्यू में रहते ज्यादा से ज्यादा औरतें, बूढ़े यही रहते। यहाँ पे जो नौजवान है वो दिखाई नहीं देते। अवेयरनेस नहीं है, मेन तो वही। जब इलेक्शन, जब हैदराबाद में पोलिंग कम होंगी बोल के एक लीडर को कहा गया था हैदराबाद के, तो लीडर ने ये नहीं कहा था कि पोलिंग, वो लीडर ने ये कहा था कि पोलिंग कम होती है तो ठीक है, तो हमें और फायदा है। तो ऐसे लीडर का एक बयान, ये हैदराबाद के सिटिंग उसका लीडर सिर्फ एक उन्होंने कह दिया ऐसा। सिर्फ एक ही बात है कि हर एक यूथ को, हर एक वोटर को अपनी वोट की अहमियत को पहचानना चाहिए कि हमारी वोट की अहमियत क्या रखती है। हम आपकी एक वोट, ये मत सोचो। हाँ, एक बात और भी है, अगर मैंने चोरी की है, हैदर भाई मुझे जानते हैं कि हाँ सतपाल ने चोरी की है, ठीक है, और फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर देने, भाई सतपाल जी ने चोरी की नहीं, इनको मालूम भी है, ठीक है। ऐसी अवाम को भी मालूम है कि ये लीडर चोर है, सही है ना। तो फिर भी अगर आप उस लीडर को सपोर्ट करते हो तो अल्लाह की नज़र में, उस खुदा की नज़र में आप भी बरोबर के गुनहगार हो। आपका एक वोट
अगर आप चोर को सपोर्ट कर रहे हो तो आप भी बरोबर के गुनहगार कहलाओगे। तो आपका फर्ज बनता है कि आपको मालूम है कि ये चोर है तो आप चोर को मत सपोर्ट करो, चाहे नोटा क्यों ना दबाओ। आपको नोटा का ऑप्शन है, आप नोटा दबाओ। आप कम से कम इतना तो एक पब्लिक को बताओगे कि हाँ इतने आदमी इनमें से एक भी लीडर को पसंद नहीं करते। आपका नोटा का बटन दबाने का एक ही आंसर आएगा कि हाँ इनमें के सभी कैंडिडेट चोर थे। अभी जो इलेक्शन कमीशन जो उनका जो कंडीशन है, अगर जब तक कोई भी क्रिमिनल केस आपके ऊपर है प्रूव नहीं हो जाता तब तक आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकते हो, चाहे वो बाहर हो या जेल में भी हो। जी हाँ, है ना, तो अक्यूज्ड है वो आप चाहे बाहर भी हो या जेल में भी हो। मेरा क्वेश्चन है, जब आप एक कैंडिडेट को जेल में रहते हुए भी कंटेस्ट करने का फैसिलिटी आप देते हैं, वही अगर कोई वोटर जेल में होता है तो उसको वोट डालने का इजाजत क्यों नहीं देते? साध्वी, अभी आप देखो ना, एक साध्वी प्रज्ञा थी आई थिंक, जिन्हों का 2002 के उसमें कुछ मालेगांव में हाथ था, ठीक है, वो इन्वॉल्व थी। तो अगर आप उनको जिता के हमारे सिर पे बिठाएंगे, ठीक है, तो आप किससे उम्मीद है न्याय की? देखो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न क्या हो गया कि देखो अगर सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी के केस के लिए 2 दिन में उसको इमरजेंसी कोर्ट लगा के उसको बेल दिला देती है, ठीक है। हालांकि वो एक ऐसी फर्स्ट डिबेट मेरे हिसाब से इंडिया में हो रही है, इंडिया में ऐसी डिबेट हो रही होगी, फॉरेन कंट्री में नहीं हो रही होगी, जहाँ पे कुत्ते लड़ाने में जैसा काम किया जाता है, कुत्ते लड़ते हैं ना आपस में, वैसे कि एक जो एंकर है वो भी एक ऐसे चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ जिसका मुझे तो लग रहा है जो मेंटली अपसेट है, ठीक है, वो ऐसे एक बातें कर रहा है ఈ కార్యక్రమంలో మీ దృష్టికి వచ్చిన సామాజిక సమస్యలను, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగిస్తున్న అంశాలను, ప్రజలకు సమాజానికి ఉపయోగపడే అంశాలను చర్చించాలనుకున్నా, తెలియజేయాలనుకున్నా 7799086284 నెంబర్కు వాట్సాప్ లేదా ఫోన్ చేసి తెలియజేయండి. మీరు లేవనెత్తిన సమస్యలను మీరైనా లేదా ఎవరైనా సామాజిక కార్యకర్తల ద్వారానైనా రంగస్థలం కార్యక్రమంలో చర్చ చేసి ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి తెలియజేసి మీ సమస్య పరిష్కారానికి కృషి చేస్తుంది ఇన్కులాబ్ టీవీ.